एक सेकंड में ज्वाइन कर लेती हूँ। कुछ बच्चों को आने में दिक्कत है ना, को होस्ट बन जाती है। एक मिनट। इसके अलावा कोई होमवर्क दिया था मैंने करके आने के लिए? यो मैम। क्या दिया था बेटा? मैम पोलियो Yes, ma'am. ड्रॉप और वैक्सीन। तुम्हें दिया था पोलियो ड्रॉप और वैक्सीन। बताओ भाई, ड्रॉप में क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है? बताओ, कौन कर गया होमवर्क? ये बता दो पहले तो। वेटिंग टू वेट मिनट। एक सेकंड के। ओके। पूजन तान्या। पूजन तान्या, ओके तान्या बताओ, पोलियो की ड्रॉप्स में क्या होता है, क्या बुलाते हैं मुझे? Ma'am, oral polio vaccine. क्या होता है उसमें? पूजा, क्या करके आए हो बताओ? बोल बोल बोल। मैम दोनों में डिफरेंस है। हाँ बता, क्या डिफरेंस होता है? मैम पोलियो वैक्सीन इट इज गिवन बाय शॉट इन द आर्म और लेग, हम्म and polio drop is oral. हम्म Polio vaccine is depending on the person age, हम्म and polio drop is the recommended dose for both children and adults is 0.5 ml. ये 0.5 ml की जरूरत नहीं है। और Polio vaccine provides the best protection agent of polio disease. हम्म और ठीक। polio drop it Well, can be, इट कैन बी। मैम इतना ही। इतना ही ठीक है। गुड। सो बेटा, तान्या एंड पूजा, क्योंकि तुम्हें होमवर्क करके आयो ना, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ सेबिन एंड सॉल्व क्वेश्चन जो तुम्हें ढूंढना है। व्हाट वी मीन बाय सेबिन एंड सॉल्व विथ रेफरेंस टू पोलियो। ठीक है, चैट में लिखा है मैंने, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, कल मुझे बताना सेबिन एंड सॉल्व का क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू पोलियो। ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है पूजा? यस मैम। ठीक है, तुम्हें होमवर्क करके आओ, मैं पूछूंगी भी तुमसे। ऑलराइट, मैं डिस्कस भी तुमसे करूंगी। चलिए, बाकी नहीं करके आए होमवर्क, आपकी चॉइस। आइए। सो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोगों ने वैक्सीन कर लिया था, वैक्सीन वाला पार्ट No, ma'am. नहीं करा था। आओ पहले वैक्सीन का पार्ट कवर करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, आप लोग रिवाइज करके आए हो जो क्लास में पढ़ाया था? Yes. यस मैम। थोड़ा बहुत रिवाइज करा? यस चलो मैम। ठीक है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 सबको दिख रहा है? चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है बेटा, अब दिख रहा है? देख, मुझे तो यहाँ दिख रहा है। Yes, ma'am. like this। आ तो गए हैं सारे। राइट। सो क्वेश्चन इज
क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। मतलब कि मान लो किसी की किडनी फेल हो गई है, काम नहीं कर रही है, तो उसको बाहर से डोनर अपनी किडनी देते हैं, ठीक है। अब जिसको नई किडनी मिली है उसकी बॉडी किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको फॉरेन मटेरियल समझ के उस पर अटैक करने लगी है, तो कौन सी वाली इम्यूनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? मेक अ गेस, चैट में लिखना है बेटा कौन सी आंसर। यस। सो जब कोई और ऑर्गन बॉडी में आता है ना, तो बॉडी उसको जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? बी सेल या टी सेल्स? T cell. T cell. T cell. तो टी सेल्स उसको रिजेक्ट कर देते, तो आंसर वुड बी ए। गुड, ट्राई दिस वन। ओके, कोलेस्ट्रम जो येलो कलर का फ्लूइड होता है मदर देती है, तो मम से बेबी को जाता है, बट आफ्टर बर्थ जाता है थ्रू मिल्क, तो मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडी जाती थी दैट वाज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सो आंसर वुड बी ए, राइट, क्योंकि यही होती है ना जो सिक्रीटरी होती है, इसलिए। नाउ ट्राई दिस वन। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसका आंसर आता होगा। मार्क मैंने पढ़ाया था, परसेंटेज नहीं बताई थी। परसेंटेज एनसीईआरटी की लाइन है, बताओ क्या आंसर होगा। किसने पढ़ा है उसको आता होगा। रेट्स भूमि, करेक्ट। जो माल्ट होता है, माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है भूमि? Mucosal associated lymphoid tissue. म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। तो ये हमारी बॉडी में लगभग 50% होते हैं, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, 2017 में क्वेश्चन आ रखा है, राइट। तो एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। आंसर दिस वन, ध्यान से पढ़ना इसे, 2015 का क्वेश्चन है ये। हाँ जी। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है एंटीबॉडी, है ना, दूसरा नाम है एंटीबॉडी का। तो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो डस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पर्सन इन ह्यूमन मिल्क? देखो लार्जेस्ट पर्सन किसकी थी ओवरऑल, वाज आईजीएम, लेकिन वो पूछ रहे ह्यूमन मिल्क के अंदर। तो मिल्क के अंदर तो हमें सिर्फ डिजोल्व वाली मिलती है ना इम्यूनोग्लोबुलिन, तो मिल्क के अंदर जो मिलती है दैट इज आईजीए। आंसर वुड बी ए। क्लियर? तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना था, समझ आया? राइट, चलिए ओके। अब आते हैं हम थोड़े से और करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है जी। तो आज जो पार्ट हम करने वाले हैं दैट इज एड्स। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एड्स को थोड़ा सा कवर कर पाए। ओके, करें स्टार्ट? Yeah, ma'am. ठीक है, चलिए। तो पहले मुझे बताओ एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? Acquired Acquired immunodeficiency syndrome. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये करता कौन है? HIV. SG. HIV. HIV स्टैंड्स फॉर Human immunity. Deficiency. इट्स अ वायरस। वायरस इज अ सेल, सेल होता है वायरस? क्या वायरस एक सेल होता है? नो मैम। नहीं होता, राइट। तो वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग? Living. वायरस के साथ एक बहुत ओल्ड से है जो पूछ ले,
फर्स्ट चैप्टर में आप 11 के पढ़ते हो, उससे कंपेयर हो क्या आता है ये? मैम वायरस बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, बॉडी के अंदर लिविंग। हाँ, किसकी बॉडी? होस्ट की। तो आउटसाइड होस्ट बॉडी जब तक वो होता है तब हम उसको, जैसे कोई भी इंसान है, वायरस इंसान को इन्फेक्ट करता है, तो जब तक वो बॉडी के बाहर है, कोविड है तो कोविड का वायरस जब तक बॉडी के बाहर था, मैं कहूंगी वायरस इज डेड, नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है। और जैसे ही वायरस किसी के इंसान के अंदर चला गया है ना, जैसे मेरे अंदर आ गया, तो वायरस जब मेरी बॉडी के अंदर आ गया, इनसाइड होस्ट, जैसे ही वो इनसाइड होस्ट मतलब उसके सेल के अंदर गया, तब हम कहेंगे वायरस इज लिविंग, लिविंग। ठीक है, ऐसा होता है वायरस। क्लियर? अब हम स्पेसिफिकली एचआईवी वायरस पे फोकस करेंगे। सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन बनता है, पहले तो आना चाहिए सही से। अब सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स किसी डिजीज के लिए मिले तो हम उसको सिंड्रोम कह देते हैं, ठीक है जी। अब जो एड्स होता है, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, राइट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी फुल फॉर्म है। तो एचआईवी कॉज करता है एक बीमारी, और उस बीमारी का नाम है एड्स। तो एचआईवी इज अ कॉजेटिव एजेंट ना, जो कॉज करता है उसी को हम बोलते हैं इज अ कॉजेटिव एजेंट। तो आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कॉजेटिव एजेंट कौन सा और बीमारी कौन सी है? तो कॉजेटिव एजेंट एचआईवी है, बाकी बीमारी का नाम एड्स है। क्लियर? अब एक फीमेल है और ये एचआईवी पॉजिटिव है, मतलब इसे एचआईवी एड्स है, एचआईवी वायरस है इसके अंदर, और इसके अंदर बेबी है। पहले ही पता चल गया कि इसको एचआईवी है और इसको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, तो क्या जरूरी है कि जो बच्चा है वो वायरस के साथ ही पैदा होगा? नो मैम। नो मैम। हम वायरस की ट्रांसमिशन मदर के प्लेसेंटा से बेबी तक रोका जा सकता है मेडिसिन के थ्रू, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि एचआईवी पैदा होने से होता है, ये जीन्स के अंदर नहीं होता, इट्स अ वायरस, इट्स एन इन्फेक्शन। तो एड्स इज नॉट कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है प्रेजेंट सिंस बर्थ। तो एचआईवी बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता है, इट्स ए डिजीज जो वायरस के अंदर आने से होती है ना। तो ये जो डिजीज है एड्स, ये नॉन कॉन्जेनिटल होती है। तो ये एक नीट का क्वेश्चन मिलता है। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं एचआईवी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। अभी जो एचआईवी एड्स है, एचआईवी जो वायरस है, ये बॉडी में किसको जाके अटैक करता है? अच्छा अच्छा डीएनए को। तो जो एचआईवी है, इट इज एन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ना, मतलब ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन को करेगा, उसके इम्यून सिस्टम, हाँ, इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा और इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाएगा, वो सही से काम ना कर पाए, है ना, राइट। तो अगर ये इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना रहा है, मींस ये इम्यून सिस्टम के किसी सेल पे अटैक करता होगा ना। तो वो कौन सा सेल है जिस पे ये अटैक करता है? तो उसका आंसर है, नहीं बेटा, आधा सही आधा गलत। एचआईवी जो अटैक करता है उसके प्रेफरेबल सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। वो पहले मैक्रोफेजेस के पास जाता है, अपनी पॉपुलेशन उसमें बढ़ा लेता है, ठीक है, पहले अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, फिर उसके बाद वो टी हेल्पर सेल के पास जाता है। तो दो सेल्स जिस पे एचआईवी अटैक करता है, दोज आर मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल। अब नीट पूछता है कि इनमें से कौन सी है जो फैक्ट्रीज है एचआईवी की। तो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ एक कपड़े की फैक्ट्री है तो उसमें होता क्या होगा? प्रोडक्शन कपड़े की, हाँ। तो मैक्रोफेजेस आर फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। ये एचआईवी फैक्ट्रीज है, मतलब कि एचआईवी वायरस इसके अंदर घुसेगा मैक्रोफेजेस के अंदर। ओके, कहा थे हम? एचआईवी, हाँ, दो सेल्स को इन्फेक्ट करता है, एक करता है मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेजेस में घुस के अपना नंबर बहुत बढ़ा लेता है, तो इसलिए मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। ये नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। टारगेट सेल, देखो इम्यूनिटी के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हेल्पर सेल है। हेल्पर सेल क्या करता था आपकी बॉडी में? टी हेल्पर सेल कैसे हेल्प करता है? बोल बोल। हमें बी सेल को भी एक्टिवेट करता है। हाँ, इट टेल्स बी सेल टू पॉलीफेरेट, है ना। एक्टिवेट को हम प्रोलिफेरेट कहते थे, अपने नंबर इंक्रीज कर लेगा, है ना। तो बी सेल को एक्टिवेट करता है, और एक और काम करता है ये, इट अट्रैक्ट्स अदर WBCs एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पर और WBCs को बुलाता है कि भाई आओ, यहाँ इन्फेक्शन है, इनको मार दो, राइट। तो देखो अगर इसने हेल्पर सेल को मार दिया तो इम्यून सिस्टम नीचे गिर जाएगा ना, खत्म नहीं होगा लेकिन गिर तो जाएगा ना,
बी सेल्स को सिग्नल नहीं मिल रहा है, बाकी डब्ल्यूबीसी को पता ही नहीं चल रहा कि इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ था और वो बाकी की बॉडी में घूम रहे हैं, राइट। तो इस वजह से बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है। क्लियर सबको? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो HIV है वायरस वो कैसा दिखता है। तो देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कुछ चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे फैक्टरीज ऑफ द HIV वायरस आर मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल मत लिख देना, मैक्रोफेजेस में वो ज्यादा नंबर बढ़ाता है। उसके बाद HIV किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जो वायरस है ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है, रेट्रोविडी। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये नीट में आ जाता है कभी कभार। उसके बाद ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, दैट इज लेंटिवायरस। देखो अब बोलोगे मैम इसके बाद ऑर्डर क्लास ये सब भी होता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के इन्फॉर्मेशन निकली है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आज तक फैमिली और जीनस ही पूछा है, तो इसलिए हम उतना ही प्रिपेयर करते हैं बिकॉज दिस इज आउट ऑफ सिलेबस ना, ये मेंशन भी नहीं है, राइट। तो फैमिली और जीनस आपको याद करना पड़ेगा। ओके Yes, ma'am. आइए अब आता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मुझे बताओ अगर मैं आपको लेटर दूं तो आप लेटर को पोस्ट करने कहाँ जाओगे? पोस्ट ऑफिस। Post office. Post office. पोस्ट ऑफिस में ऐसी लेटर दे दोगे या उसको किसी चीज में डाल के देते हैं? कवर करके Envelope देते हैं। में किसी चीज में। एनवेलप में डालते हैं ना। तो लेटर में सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो एनवेलप होता है ना, Yeah, Yes, ma'am. ma'am. राइट। तो HIV का जो स्ट्रक्चर है ना वो स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है, मतलब सर्कुलर नहीं स्फेरिकल है। उसमें बाहर एक एनवेलप होता है, मैंने इसे बना दिया, ठीक है। तो दिस इज एन एनवेलप, दिख रहा है सबको? सो दिस इज एन आउटर एनवेलप। क्लियर? Yeah, ma'am. और इसके अंदर भी एक कोट होता है, मैं अंदर वाला कोट बना रही हूँ। अंदर वाला कोट थोड़ा ना बड़ा सा है, देखो एक ये है और उसकी भी अंदर वाली लेयर जो है ये है, तो ये अंदर का कोट है। तो दिस इज इनर कोट। अब जो इनर कोट है वो प्रोटीन से बनी होती है, तो इनर वाली कोट को हम बुलाते हैं कैप्सिड। तो HIV में क्या है, बाहर एनवेलप है और एनवेलप बना हुआ है बहुत सारे लिपिड से, और अंदर की तरफ कैप्सिड है, और अंदर की तरफ जो कैप्सिड है वो बने हुए हैं बहुत सारे प्रोटीन से। क्लियर? Yeah, ma'am. अब आपके स्कूल में पीटी होती है, पीटी? Yeah, Yo, ma'am. yo, ma'am. जैसे सेकंड तो देखो पीटी जब होती है तो वो बजाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, क्या बुलाते हैं, ड्रम्स। ड्रम्स होते हैं, राइट। Yeah, ma'am. तो ड्रम्स बजाने के लिए एक स्टिक होती है और स्टिक के ऊपर ऐसे, Yeah, मुझे ना ma'am. नाम नहीं याद आ रहा, पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना जिसको हम ड्रम के ऊपर मारते हैं तो साउंड क्रिएट होती है, राइट। Yeah, ma'am. तो आउटर एनवेलप में वैसे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। मैं येलो ब्लू से बना रही हूँ तो कुछ इस तरीके से, इसको बड़ा करके बनाऊं। तो आउटर एनवेलप में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो किससे बनते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो आउटर एनवेलप में ऐसे ही कवरिंग मिलेगी आपको चारों तरफ, राइट, पूरे वायरस में है। क्लियर? Yeah, ma'am. अब जो इनर एनवेलप है वो भी प्रोटीन से बना है। तो अब आपको ना याद रखनी है चीजें, इनके साथ टर्म्स याद रखनी है आपको, तो वो टर्म्स पढ़ लेते हैं। इतना क्लियर है सबको? Yeah, ma'am. और मैं तुमको थोड़ा सा वायरस दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? Yeah, Yes, yo, ma'am. yo. Yes, ma'am. देखो बाहर आपको एक ग्रीन कलर, बाहर आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही है? अरे यार Yeah, ma'am. एक सेकेंड, ये जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, दिस इज आउटर एनवेलप, ठीक है। आउटर एनवेलप में आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? Yeah, ma'am. Yes, These ma'am. are those ponds से हमने जो अभी बनाए थे, these are ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं ये, ग्लूकोज और प्रोटीन के मिक्सचर से। अब अगर अंदर देखोगे ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. कैप्सिड, और ये रेड वाला दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो कैप्सिड। तो ग्रीन वालों को मैं बोलूंगी आउटर कैप्सिड और अंदर वाले को बोलूंगी इनर कैप्सिड, ठीक है। Yeah, ma'am. ये Yes, प्रोटीन ma'am. से बने हैं, ये प्रोटीन से बने हैं। तो बाहर लिपिड है, अंदर प्रोटीन है। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. नाउ अब आते हैं, अब आपको अंदर प्रोटीन लेयर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बीच में? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. लिपिड वाली बात क्लियर कर लेते हो। जो लिपिड इस ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, इन ग्लाइकोप्रोटीन के अपने नाम है, ठीक है। तो आपको ना इनके साथ ऑर्डर याद करना है, बहुत सिंपल है।
डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन में ये जो मैंने पॉन्ग सा बनाया था, इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये कौन से प्रोटीन से बना है? ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन को शॉर्ट फॉर्म में मैं जीपी लिखूंगी। तो जीपी स्टैंड्स फॉर Glycoprotein. ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना है आउटर पार्ट, और ये जो इनर पार्ट है ना, स्टिक, जहां से आपने स्टिक पकड़ी थी, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41। ओके, ये दो आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। अब मैं प्रोटीन पे आती हूँ। तो प्रोटीन में भी कुछ जो प्रोटीन कैप्सिड की लेयर है, उसमें भी कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर वाली लेयर है, यहाँ पे बहुत अच्छे से बना है, कहाँ गया पिक्चर? बेटे ये जो आउटर वाली लेयर है, दिख रही है आपको? Yeah, ma'am. इसमें जो Yeah, ma'am. प्रोटीन मिलता है वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन मिलता है आपको 17, और जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है उसमें आपको प्रोटीन मिलता है 24। ओके, Yeah, ma'am. ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। बस आप ये याद रखना कि जो कैप्सिड है उसमें आपको प्रोटीन मिलते हैं P17 एंड P24। जो आपका एनवेलप है उसमें आपको प्रोटीन मिलते हैं GP120 एंड GP41, राइट? क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. अब हम ना अंदर वाले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जो यहाँ में बीच में दिख रहा है ना, सेंटर में, देखते हैं इसने सेंटर में क्या क्या छुपा रखा है। देखो कुछ छुपा ही रखा है ना, कि बाहर इसने लिपिड की लेयर लगाई, फिर उसके अंदर इसने प्रोटीन की लेयर लगाई, मतलब अंदर कुछ स्पेशल चीज छुपा रखी है। अब उस स्पेशल चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिक्चर दिख रही है आपको? Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. अब मुझे बताओ, जो HIV वायरस है, दिस इज HIV वायरस, ठीक है, दिस इज एन HIV। अब मुझे बताओ इस HIV में आपको जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या दिख रहा है? RNA. RNA। कितने स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं? 2. हाँ, ये Two. 1 Two. और ये 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ कि जब भी हम पहले बनाते थे, कहाँ गया पेज, जब भी हम डीएनए के स्ट्रैंड बनाते हैं, या आरएनए के स्ट्रैंड भी बना लो, चलो डीएनए के बनाते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाते हैं, हम उनको खोल के रखते हैं एंजाइम से, फिर उसके बाद जब छोड़ दो तो आपस में कॉइल नहीं हो जाते? Yeah, ma'am. क्यों कॉइल होते Yo-yo, हैं? ma'am. क्यों कॉइल होते हैं? किसकी वजह से कॉइलिंग होती है? इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ ही अटैच हो गए ना, किसके थ्रू अटैच हुए? Hydrogen bond. Hydrogen bond. किसके बिना बीच में बना हाइड्रोजन बॉन्ड? नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन और थाइमिन के बीच में बन गया, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में बना, राइट, नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से, राइट। तो मुझे बताओ कि अगर ये केस था डीएनए का, यार, तो जब मैंने आरएनए बनाया वायरस में, तो आरएनए के 2 स्ट्रैंड अलग अलग बना रखे हैं, ये आपस में कॉइल नहीं दिखा रहे, ये कह रहे दोनों स्ट्रैंड अलग रहेंगे। तो क्यों 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से मिलते हैं? जब वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना डीएनए, इसलिए वैसे मिल रहा था, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एडेनिन के ऑपोजिट थाइमिन होना चाहिए था, ग्वानिन की पोजीशन पे ऑपोजिट में साइटोसिन होना चाहिए था। लेकिन जो आरएनए के स्ट्रैंड है ना वायरस के पास, ये मैं एचआईवी की बात कर रही हूँ, उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, पर वो कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये नॉट कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि अगर मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरिसिल है, साइटोसिन है, तो ऑपोजिट एंड में मे बी यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे यूरिसिल है, यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है। सो दीज 2 स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए कभी भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. देखो अब इसी बात को यहाँ पे ध्यान से नोट करना, दैट डीएनए की सॉरी एचआईवी वायरस में आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये नीट का पहला क्वेश्चन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉट कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। समझ आया? Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, लिख लिया? Yeah, ma'am. अब इसके अंदर ना और भी एंजाइम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ये अंदर प्रोटीन कोड के अंदर जो छिपे हुए 3 एंजाइम्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है, राइट। पढ़े उनके बारे में? Yeah, ma'am. ज्यादा तो नहीं पढ़ा दी मैंने? ठीक हो? No, ma'am. ठीक है। देखो, मेरे को तुम सोच के बताओ कि अगर ये एक कोई भी इंसान है, नाम बताओ इसका। नाम? टिंकू। टिंकू। टिंकू भैया, ये रहे टिंकू भैया। ये पहने टिंकू भैया ने ब्लू कलर की निक्कर,
और टिंकू भैया ने पहनी है मस्त येलो कलर की टी शर्ट, ठीक है। लेकिन टिंकू भैया को अब हमने घातक बीमारी कर देनी है, हमने टिंकू भैया को करा देना है एड्स। तो एड्स का जो वायरस है दैट इज HIV। तो HIV इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। अब HIV टिंकू भैया के सेल में एंटर करना चाहता है, ठीक है। तो अगर उसको सेल में जाना है तो HIV के पास खुद तो RNA, वो भी दो। टिंकू भैया के सेल में कौन से होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। DNA। तो मुझे बताओ सबसे पहले HIV को करना क्या है, वो करता क्या है सेल के अंदर जाके, करता क्या है वो, बताओ। अगर ये टिंकू भैया का सेल है और टिंकू भैया के सेल में DNA पड़ा है, राइट, तो ये जो हमारे पास HIV का वायरस है इसका RNA अंदर चला गया, तो ये करेगा क्या? अब क्या लगता है क्या करता होगा? DNA को कंट्रोल कर लेता है। DNA को कंट्रोल करता है, लेकिन वो कैसे करे? उसके पास तो थायमिन की जगह यूरेसिल है, नहीं कर पाएगा वो। तो पहले क्या करता है, पहले वो खुद को ही DNA में चेंज करता है। तो ये रहा RNA वायरस का और ये रहा DNA होस्ट का, ठीक है। ये होस्ट का सेल है, वो सेल जिसको इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले वायरस बहुत स्मार्ट होता है, वायरस कहता है HIV का कि मैं पहले ना अपने आप से कॉपी बना लूंगा। किसकी? अपने आप को देख के कॉपी बनाऊंगा मैं DNA की। तो ये अपने आप को देख के DNA बना लेता है। तो मुझे बताओ अगर RNA से DNA बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैसे हमने याद किया था? सेंट्रल डॉग्मा किया था हमने कि DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन। Protein. किसने दिया था ये सेंट्रल डॉग्मा? वाटसन क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने नहीं दिया था, सिर्फ क्रिक ने दिया था, ठीक है। DNA से RNA बनने के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। Transcription. ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से DNA को बुलाते हैं ट्रांसलेशन। Reverse. शाबाश, ट्रांसलेशन। थप्पड़ मारो खुद को। रिवर्स ट्रांसलेशन। जरूरी थोड़ी मैं ऑर्डर में पूछूंगी तुझसे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो वायरस ने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करी ना, RNA से DNA बना लिया, राइट। पहला स्टेप ये करता है, RNA से अपने RNA से DNA बना लेता है। फिर दूसरा स्टेप वो क्या करेगा, होस्ट के DNA में घुस जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। देखो होस्ट को पता भी नहीं चला और उसके DNA में चला गया, ठीक है। ये बात समझ आई? ये मैम। तो DNA से RNA बनाना ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम होते थे, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भी एंजाइम यूज होंगे। तो सबसे पहला एंजाइम देखो, HIV के पास 3 एंजाइम्स होते हैं अपने प्रोटीन कोड के अंदर। पहला जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका मतलब एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, वायरस के RNA को DNA में चेंज कर देता है, होस्ट के DNA जैसा, ठीक है। ये मैम। दूसरा Yeah, देखो, yeah, अब जो DNA बन गया है उसको होस्ट के DNA में डालना है। तो सेकेंड एंजाइम आता है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस क्या करता है, ये एंजाइम वायरल के जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में डाल देता है और होस्ट को पता भी नहीं चलता। तीसरा एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या करता है कि ये जो DNA है ना, ये इस सेल के लिए भी प्रोटीन बनाएगा, पर ये प्रोटीएज एंजाइम इन सारे प्रोटीन को तोड़ देगा, क्योंकि जो वायरस है वो चाहता है सिर्फ उसी के लिए प्रोटीन बने, सेल के भले के लिए कोई प्रोटीन ना बने, इसलिए अल्टीमेटली सेल की डेथ भी होगी। तो थर्ड एंजाइम है प्रोटीएज, जो ये इंश्योर करता है कि अगर मैं होस्ट का सेल हूं तो मैं और कोई प्रोटीन ना बना पाऊं, मैं सिर्फ वायरस को जो प्रोटीन चाहिए उसी की सिंथेसिस करूं। तो अगर मैं और कोई प्रोटीन बना भी रही हूँ ना, तो इन प्रोटीएज उसको आके तोड़ता चला जा रहा है। क्लियर? ये मैम। yeah, man. दीज आर द 3 एंजाइम्स जो आपको मिलेगा HIV के केस में। ओके, लिखा आपने? यो मैम। चलो अब मैं आपको छोटी सी एनिमेशन दिखाऊं। ये मैम। Yeah, man. अच्छा उससे पहले मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये HIV वायरस है, तो HIV वायरस कौन से 2 सेल्स को इन्फेक्ट करता है? मैम टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस। और फैक्टरीज ऑफ HIV किसको कहते हैं दोनों में से? Macrophages. वेरी गुड। तो अगर एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करता है तो किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है? सरफेस रिसेप्टर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, ये मैम। है ना। जैसे हमने एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो सरफेस रिसेप्टर में इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ कि मैक्रोफेजेस HIV वायरस के किस स्ट्रक्चर से इंटरेक्ट करेंगे, इस पिक्चर को देख के बताओ। एनवेलप से या फिर कैप्सिड से?
एनवेलप से Envelope. और एनवेलप में भी कौन से ग्लाइकोप्रोटीन से इंटरेक्ट करेंगे? G120. and P24. GP120 Yeah, ma'am. है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट यही है ना, इसी से तो इंटरेक्ट करेंगे, राइट? तो इसका मतलब है वायरस के ऊपर GP120 है जो मेरे मैक्रोफेजेस से अटैच कर रहा है, यानी मेरे मैक्रोफेजेस के ऊपर भी तो कोई रिसेप्टर होगा ना, Yeah, ma'am. है ना? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. उस रिसेप्टर को देख लेते हैं। देखो ये है वायरस और ये वायरस का है GP120। ये इंटरेक्ट कर रहा है होस्ट सेल से। अब जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के पास भी रिसेप्टर है और उसके रिसेप्टर का नाम देखो, होस्ट सेल, मैक्रोफेजेस और टी सेल दोनों के पास रिसेप्टर होता है ये, और इस रिसेप्टर का नाम है CD4+ रिसेप्टर। कभी कभार इसको CD रिसेप्टर भी लिख सकते हैं, CD4 भी लिखा होगा। तो आपको याद रखना है कि होस्ट सेल के पास CD4 रिसेप्टर होता है और सिर्फ मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल के पास होता है, तभी तो और किसी सेल को इन्फेक्शन नहीं होता HIV का। तो इन रिसेप्टर के थ्रू HIV वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में डाल देता है। क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, तो ma'am. दिस इज वायरस और दिस इज होस्ट सेल। तो इसको लिख लो, ऐसे ही बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास, मेरे सेल के पास CD4 रिसेप्टर है, आपके सेल के पास भी है। वायरस के लिए नहीं बना था वो किसी और काम के लिए था, पर वायरस ने यूज कर लिया उसको। वायरस का GP120 मेरे CD4 के साथ इंटरेक्ट करेगा और मेरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। क्लियर? Yeah, ma'am. बेटा समझ में आ रहा है कि उड़ गया? कुछ का तो उड़ गया होगा। चलो एनिमेशन दिखाती हूँ तो मजा आएगा। लिख लिया? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. देखो और थोड़ी सी एनिमेशन देखते हैं, थोड़ा मीनिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये क्या हो गया? ओह दिस इज नॉट द पिक्चर। हाँ यही है यार, ये बीच में क्यों है? आइए, स्पीड कितनी है? स्पीड कम करते हैं पहले तो। ओके, सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. बहुत बड़ी एनिमेशन है। देखो ये जो आपको येलो येलो कलर का दिख रहा है, कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन होंगे? 120. 120. और ये ग्रीन कलर का क्या है? एनवेलप है या कैप्सिड? Envelope. एनवेलप। Envelope. तो दिस इज एन HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, फुल फॉर्म आती है। अभी ये इस ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए जाने वाले हैं। अभी इन्फेक्ट नहीं कर रहा, अभी आपको दिखाने वाले हैं। अभी इन्फेक्ट नहीं करा, तो अगर ये इन्फेक्ट करेगा तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाएगी। देखो अभी आपको क्या दिखा रहे हैं कि इमेजिन करो ये बॉडी है इसी आदमी की जिसको HIV का वायरस अभी इन्फेक्ट करेगा, करा नहीं है। इस बॉडी के अंदर आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ये सारे के सारे बैक्टीरिया है और इसको इन्फेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी इसके पेट में। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी इसको बीमारी कर चुके हैं। ध्यान से देखना। तो जब बैक्टीरिया आते हैं तो उनको, वो फॉरेन पार्टिकल है तो उनको मारने के लिए कौन आ जाएंगे? Antibody. बेटा एंटीबॉडी को जनरेट करने में टाइम लगेगा ना, तो पहले WBCs आएंगे ना। सबसे पहले WBC कौन सा भाग के आता है? Nucleophiles. न्यूट्रोफिल्स। न्यूक्लियोफाइल्स नहीं होता कुछ, न्यूट्रोफिल्स। तो ये WBC इन्होंने जर्नली बोल दिया, सब WBC आए। अब आपने जिसने होमवर्क किया था उनको ये दिख रहे हैं हॉर्स शूट शेप टाइप के 3 न्यूक्लियस वाले WBC? Yeah, ma'am. तो जिन्होंने डायग्राम बनाया था वो बता सकते हैं 3 न्यूक्लियर वाले WBC को क्या बुलाते हैं? नहीं? अच्छा ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ WBC दिखा रहे हैं और ये बैक्टीरिया को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल आपको क्या करता हुआ दिख रहा है? क्या कर रहे हैं टी हेल्पर सेल? बताओ। सिग्नल भेज रहा है। हाँ, कुछ रिलीज कर रहा है ना अपने पास से, केमिकल रिलीज कर रहा है। तो ये सिग्नल भेज रहा है, किसको सिग्नल भेज रहा होगा? WBCs और P cells को। हाँ, तो देखो ये नियर बाय WBC इसको सिग्नल भेज रहा है कि इधर आ जाओ, यहाँ इन्फेक्शन है। तो देखो और WBC आगे, देखो कितने सारे आगे ना। और Yeah, देखो ma'am. WBC क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को खा रहे हैं, राइट? तो इसने खिला दिया उन्हें। और ये सिग्नल भेज रहा है किसको? बी सेल्स को, कि वो पॉलीफरेट करें। और जब बी सेल पॉलीफरेट करेंगे तो वो क्या रिलीज करने लग जाएंगे?
एंटीबॉडी। Antibodies. देखो अभी बी सेल एंटीबॉडी बनाने लगी है। बी सेल पॉलीफरेट करा, एक प्लाज्मा सेल बना, एक मेमोरी सेल। कौन सा सेल है बी सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है? Plasma. B plasma cell. हाँ, तो देखो अब बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे। दिख रही है एंटीबॉडी? यस Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. एंटीबॉडी, ये आ गई एंटीबॉडी, सिक्रीट कर दी उसने। ये नॉर्मल कंडीशन है। एंटीबॉडी बैक्टीरिया पे जाके लगती है, एंटीबॉडी उसको खाती नहीं है। एंटीबॉडी जब बैक्टीरिया पे जाकर लगती है ना, तो मैक्रोफेजेस को सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर एंटीबॉडी, ठीक है, इट्स एक्ट एज ए सिग्नल। तो देखो मैक्रोफेजेस ने अल्टीमेटली आके उसको खा लिया, या कोई भी डब्ल्यूबीसी। अब दिखा रहे हैं आपको ये ब्लड के अंदर एचआईवी का वायरस घुस गया। वो तो नॉर्मल कंडीशन थी ना कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ करती है, तो नॉर्मल इंसान में ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लो उसी इंसान के अंदर एचआईवी का वायरस घुस गया, तो देखो वो क्या करेगा। ये ब्लड सेल्स है और ये नॉर्मल टी हेल्पर सेल्स है, नॉर्मल टी हेल्पर सेल है, और ये ग्रीन कलर का आपको एचआईवी का वायरस दिख रहा है। देखो एचआईवी का वायरस अंदर गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, तो उसने क्या किया? Reverse transcription. हाँ, और अपनी कितनी सारी कॉपीज बना ली ना। देखो अब देखो जब बहुत सारी कॉपी बन गई तो टी हेल्पर सेल का क्या हुआ, देखना ध्यान से। हो गया, Degenerate. हाँ टूट गया ना, फट गया बिल्कुल। तो मुझे बताओ, अगर एचआईवी का वायरस टी हेल्पर सेल में जाता है और उसको फाड़ देता है, तो बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी? कौन से सेल की? T cells. टी हेल्पर सेल्स की। हेल्पर सेल बेटा, सारे सेल्स नहीं। टी सेल्स की कमी होगी ना टी हेल्पर सेल की। तो Yeah, अगर Yes, ma'am. टी हेल्पर सेल की कमी हो गई तो बॉडी की इम्यूनिटी गिर नहीं जाएगी? yeah, ma'am. क्योंकि टी हेल्पर सेल ही तो थे जो बताते थे इन्फेक्शन कहाँ हुआ है और बी सेल को एक्टिवेट कर रहे थे। उसकी तो कमी हो गई, तो अब बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई। तो अगर बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई और अब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कंट्रोल कर पाएगी बॉडी, या वो फैल जाएगा? फैल जाएगा। देखो यही चीज वो दिखाएंगे कि अब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन देखो कैसे फैल रहा है, दिख रहा है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है ना। तो इस इंडिविजुअल की अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं टाइम से मिली, तो इस इंडिविजुअल की डेथ किसकी वजह से हुई? एचआईवी की वजह से या बैक्टीरिया? एचआईवी। बैक्टीरिया। इन्फेक्शन किसने करा? Bacteria. बैक्टीरिया। बैक- बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डेथ होगी ना। तो जब एचआईवी एड्स होता है ना, जब एड्स किसी को होता है, तो एड्स में किसी की डेथ एड्स की वजह से नहीं होती है। डेथ इस वजह से होती है कि बॉडी बेसिक पैथोजन से लड़ नहीं पाती। तो अगर किसी को एचआईवी एड्स है ना, तो उसकी बॉडी कॉमन कोल्ड से लड़ नहीं पाती, तो उस इंसान की कॉमन कोल्ड से डेथ हो जाती है, निमोनिया से लड़ नहीं पाती, राइट। बॉडी इतनी वीक हो जाती है। तो देखो इसको इतना सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ आई? yeah, ma'am. यस मैम। अब Yeah, देखो, ma'am. जब बॉडी में इम्यूनिटी कम थी तब एक इन्फेक्शन ने आके उसे हार्म किया ना। तो जो इन्फेक्शन है ये है अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे वाले इन्फेक्शन जब एचआईवी होता है, उसके बाद जितने भी इन्फेक्शन होते हैं हम उन्हें कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब है जो कम इम्यूनिटी में फायदा उठा रहे हैं और तुम्हें बीमारी कॉज कर रहे हैं। समझ आया? यस मैम। yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तो ये था बेसिक एचआईवी। समझ आया सबको? Yeah, ma'am. चलो अब एक बार देखें कि इसके रिसेप्टर कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। yeah, ma'am. देखो Yeah, ma'am. थोड़ा सा पीछे करती हूँ मैं इसे, यहाँ से देखते हैं। एचआईवी वायरस दिख रहा है आपको? यस मैम। Yeah, बेटा ma'am. माइक बंद कर ले प्लीज, माइक बंद कर ले, शोर आ रहा है। थैंक यू। अब देखो इसको खोल के दिखा रहे हैं। तो बाहर वाली लेयर क्या है, एनवेलप या कैप्सिड? Envelope. एनवेल। अंदर Envelope. वाली लेयर क्या है, कैप्सिड? Capsid. Capsid. कैप्सिड, कैस्पिड नहीं कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर कितने आरएनए के स्ट्रैंड है? 2. टू। सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड? Single stranded. Single और कौन stranded. सा एंजाइम होगा? कितने एंजाइम प्रेजेंट है? 3. 3। 3. ध्यान से देखना आप। जो आरएनए है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिखाए इन्होंने। अब ध्यान से देखने से, ये गया टी हेल्पर सेल के पास। देखो ये कैसे इंटरेक्ट करता है। ये ग्रीन कलर की क्या चीज है? GP120. जीपी 120। देखो, और ये टी हेल्पर सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर लगे हैं? CD. CD4 प्लस। AD4.
देखो अभी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। तो CD4 रिसेप्टर GP120 से चिपक गए। उनके साथ एक और रिसेप्टर होते हैं जिनका नाम होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर नोट करना है कर लो, CCR5। को रिसेप्टर का अलग कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करेंगे, रिसेप्टर से रिसेप्टर जब टकराता है ना, तो वायरस पूरा अंदर नहीं जाता, उसका प्रोटीन कोट अंदर जाता है जेनेटिक मटेरियल को लेके। ध्यान से देखना, ये देखो कैसे खुला और अंदर क्या गया, देखो वायरस में दूसरी तरफ प्रोटीन कोट गया, टूट गया, ये वाला कैप्सिड भी टूटा, अंदर क्या बचा, सिर्फ RNA। एंजाइम्स। RNA. अब आरएनए के पास देखो, ये अब होस्ट सेल के न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। उससे पहले क्या हुआ, आरएनए के आगे ये ब्लू कलर का क्या लगा है, कौन सा एंजाइम है, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो ये क्या करेगा, ये था वायरस का आरएनए, उसको ये चेंज कर देगा इनटू डीएनए। DNA. तो दोनों स्ट्रैंड को चेंज करेगा। देखो दूसरा भी आएगा, आया, डीएनए बना दिया डबल स्ट्रैंडेड। अब देखो, अब इसके पास एक और एंजाइम आकर लग गया जिसका नाम है इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज इसको लेके जाता है होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर। देखो न्यूक्लियस के अंदर चला गया, न्यूक्लियर पोर से चला गया ना। अब ये आपको ग्रीन कलर के डीएनए दिख रहे हैं सारे, Yes, ये ma'am. मैम, ये वाले सारे, ये ग्रीन कलर के डीएनए है, एरोस दिख रहा है मेरा। ये मैम, Yes, ma'am. देखो अब क्या करेगा, इंटीग्रेज नॉर्मल डीएनए में ये वायरस का डीएनए लगा गया है ना, तो चला कर। अब नॉर्मल प्रोसेस होगा, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, वैसे वायरस का भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और बहुत सारे वायरस के पार्टिकल बनेंगे। आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ देखो, देखो एक सेल से कितने सारे वायरस निकल रहे हैं ना, टी हेल्पर सेल से, दिख रहे हैं। Yes, ma'am. तो जब बहुत सारे टी हेल्पर सेल से वायरल पार्टिकल निकलेंगे तो टी हेल्पर सेल क्या हो जाएगा, डिजेनरेट। डिस्ट्रॉय, Degenerate. डीजेनरेट। क्लियर सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम बोले कैसा दिखता है, तो वायरस को ऐसे निकाल के क्रिस्टलाइज तो नहीं किया जाता, ठीक है, वायरस को ऐसे निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इसमें भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, तो इन सेल्स के अंदर वायरस है एचआईवी का, कुछ इस तरीके के हैं। बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, पर कुछ ऐसी मिली है मुझे बस। तो थोड़ा आइडिया हुआ आप लोगों को। Yes, ये ma'am. Yes, ma'am. चलो कितना टाइम रहता है, Ma'am, 9 minutes. मैम, 9 minutes. ठीक है। तो एक बार इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। पेज नंबर कौन सा है, ये ना लेबल होने के लिए आ चुका है, तो पेज नंबर बताना मुझे। 155. 155। तो जो इन्फेक्टेड सेल है वो तब तक जिंदा रहता है जब तक वायरस का कुछ अमाउंट नहीं हो जाता, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो फटता है। तो देखो ये पहली पिक्चर देखो, वायरल प्रोटीन कोट आपको दिख रहा है और ये रेट्रोवायरस है एचआईवी का। तो वायरल का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, वायरल इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, तो ये वायरल नॉर्मल सेल में चला गया, तो दिस इज एन एनिमल सेल। ये वाला पूरा एनिमल सेल है, ये आपको दिखा रहे हैं कि एनिमल सेल में वो चला गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूं तो मैं बना सकती हूँ, यहाँ पे GP120 है और यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होगा नीचे, सेल एनिमल सेल में CD4 है ना, प्लस या प्लस नहीं भी लिखा होता। तो वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। देखो वायरल का आरएनए इंट्रोड्यूस होता है सेल के अंदर। अब वायरल का डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ये आरएनए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, एंड द एंजाइम यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो डीएनए है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट के जीनोम में, तो इसको करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, इंटीग्रेज, ठीक है, राइट। अब ये डीएनए के अंदर चला गया, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो इन्फेक्टेड सेल ने बहुत सारे आरएनए के पार्टिकल बना दिए और वो पूरे उसके आसपास कोट भी लग जाता है अच्छे से, तो ये पूरा आरएनए तैयार हो गया, हमारे पास पूरा ये एचआईवी की वायरस स्टार्ट हो गई। और इसके बाद ये बाहर निकल जाता है सेल को फाड़ के और बाकी सेल को इन्फेक्ट करता है। क्लियर अब। सर में कि मैक्रोफेजेस में? हाँ बोल बेटा। मैम ये टी हेल्पर सेल में कि मैक्रोफेजेस में? इस पिक्चर में तो इसने रिप्रेजेंट नहीं किया, पर दोनों केसेस में काम ऐसे ही करता है, ये दोनों सेल ले सकती है तो, ठीक है। मैम तो मैम इस मतलब आपने बोला ना कि मैक्रोफेजेस में डेवलपमेंट होती है, मतलब नए फैक्ट्री होती है, तो मैम इसमें भी तो न्यू वायरसेस बन रहे हैं। हाँ इसमें भी न्यू वायरसेस बन रहे हैं, पर इनिशियली ना वो मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है।
क्योंकि टी हेल्पर सेल जो है ना, टी सेल की भी डिफरेंशिएशन से बनते हैं ना, तो उनको एक्टिवेट होने में टाइम होता है, लेकिन मैक्रोफेजेस तो ऐसी बॉडी में मिल जाते हैं ना, इसलिए पहले वो मैक्रोफेजेस की तरफ भागते हैं। ये मैम। ठीक है, इसलिए वो मैक्रोफेजेस को प्रेफर करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होता है, जैसे फीमेल का वजाइना है, वहां पे मैक्रोफेजेस होते हैं, मेल के प्राइवेट पार्ट के पास भी मैक्रोफेजेस होते हैं, तो मैक्रोफेजेस के पास जल्दी से ये वायरस पहुंच जाता है, टी हेल्पर सेल के पास टाइम लगता है, इसलिए जो फैक्टरीज होती है वो मैक्रोफेजेस होती है। ठीक है, ये मैम। ठीक है, डायग्राम क्लियर? ये मैम। Yeah, ma'am. अब है कि ये फैलेगा कैसे, एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे, ये वायरस है, पैदा होने से नहीं है, फैल रहा है एक दूसरे से, राइट? तो ये कैसे फैल सकता है? सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेल्स, फीमेल के वजाइना में डेंड्रेटिक सेल होते हैं जो इनको अंदर एंटर करने की कोशिश कर देते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स है और वहां पे मैक्रोफेजेस है, तो उनसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो फीमेल के वजाइना के थ्रू ये आ सकते हैं, मेल से फीमेल को मिल सकते हैं, फीमेल के वजाइना से मेल को मिल सकते हैं अगर वो कॉन्डोम यूज नहीं कर रहे हैं। सो अनप्रोटेक्टिव सेल्स किसी अननोन इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एड्स हो सकता है, सबसे खतरनाक डिजीज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, क्योंकि वायरस तो ब्लड में था, हमने एनिमेशन में भी देखा, तो किसी और का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, जैसे मैं बी पॉजिटिव हूँ, मेरे को बी पॉजिटिव दिया, लेकिन उसको एड्स था, तो उसके ब्लड के वायरस मेरे ब्लड में आ गए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, अगर आप चेक ना करो। मदर टू किड जा सकता है, प्लेसेंटा से जा सकता है, मिल्क से जा सकता है, और ड्यूरिंग बर्थ जा सकता है। देखो, प्लेसेंटा से जा सकता है, लेकिन अगर टाइमली पता चल जाए कि मदर को एड्स था, तो मेडिसिन देके रोका भी जा सकता है। हर केस में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बहुत केसेस में सक्सेसफुल है। मिल्क से जा सकता है, तो मदर मिल्क ना फीड करे, बच्चे को सॉल्यूशन पे रखे, तो वो वहां भी बच जाएगा। ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ का मतलब है नेचुरल बर्थ, नेचुरल बर्थ होता है जब वजाइना से आता है, राइट? तो नेचुरल बर्थ जब होता है ना, उस मोमेंट पे मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से थोड़ा सा घुलता है, थोड़ा सा मिलता है, हमें ब्लड का मिक्सचर ही तो बचाना है। तो ऐसा होता है कि जिनको HIV होता है, उन मदर्स की जो डिलीवरी होती है वो नेचुरल नहीं की जाती, वो सी सर्जेरियन किया जाता है, कि ऑपरेट करके बेबी को निकाला जाए, तब फिर ऐसे चांसेस कम होते हैं, राइट? ये मैम। Yeah, ma'am. अब ये कैसे ट्रांसमिट नहीं होता? मस्कीटो से ट्रांसमिट नहीं होता। एक मच्छर ने काटा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मच्छर काटता है ना, हमें हमसे ब्लड लेता है, तो उसके पेट में जाके ना HIV का वायरस मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए मच्छर के काटने से नहीं होता कि HIV इन पर्सन को काटा और मुझे काटा तो मुझे हो गया, ऐसे नहीं होगा। जेंटल किसिंग से नहीं होता, कि सलाइवा में मानते हैं कि HIV का वायरस कुछ अमाउंट में हो सकता है, लेकिन नॉर्मल किसिंग से वो फैलता नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाए, तो जेंटल किसिंग से नहीं होता। यूजिंग कॉमन टॉयलेट्स, उससे भी नहीं होता, पब्लिक टॉयलेट यूज करो HIV नहीं फैलेगा, किसी का टॉवल यूज कर लो HIV नहीं फैलेगा, आपको दूर रहना है ब्लड से या उसके सीमन से, क्लियर? Yeah, ma'am. राइट, लास्ट इज, इसको डिटेक्ट करने की क्या टेक्निक्स है? टेक्निक्स तो मैं डिटेल में कराऊंगी, जो आपको जानना है वो ये कि एड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो कॉमन टेक्निक होती है वो है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आती है और इस वर्ड को ऊपर नीचे करते हैं, तो आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मेरा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, मे बी आई एम सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो मैं जाके चेक करवाती हूँ। ठीक है, एड्स बहुत रीजन से फैल जाता है ना, कोई किसी का नीडल यूज कर लो तब भी तो एड्स हो सकता है, तो मैं चेक कराने गई, तो वो मेरा एलाइजा करेंगे। जब एलाइजा टेस्ट करेंगे ना, और मान लो वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है मुझे एड्स है, वो पॉजिटिव दूसरी कंडीशन में भी आ जाता है। सो एलाइजा इज नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पक्का एड्स है। तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है कि क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स है, अगर मेरा पॉजिटिव आया फिर वो मुझे भेजेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स ये पक्का एड्स है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन ये, इसके अलावा PCR भी किया जाता है ताकि सैंपल को बढ़ाया जा सके। तो ये 3 टेस्ट है जो आपको यूज करेंगे एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, राइट? इन दोनों को हम डिटेल में करेंगे, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके जी, ये मैम। राइट? लेकिन ये टर्म्स याद रखना। अब बहुत सारी ड्रग्स है मार्केट में, जो एक ड्रग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंशन थी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया, वैसे बहुत सी ड्रग्स है एंड ऑब्वियसली आउट ऑफ सिलेबस है, तो अगर आपको PYQ में कोई ड्रग का नाम मिले तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट? तो बहुत सारी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से एक है AZT, दैट इज एजिडोथायमिडिन। ठीक है, सॉरी, एजिडोथायमिडिन रेट्रोविर। सो इट इज अ ड्रग विच इज यूज्ड टू कंट्रोल HIV। तो मुझे खुद बताओ, अगर मुझे रोकना है HIV का इन्फेक्शन बॉडी में, स्प्रेड होने से रोकना है, होने से तो नहीं रोक पाऊंगी, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा?
अगर मैं चाहती हूँ ये स्प्रेड ना हो, HIV का जो वायरस है वो बॉडी में मल्टीप्लाई ना कर पाए, तो क्या किस किस को मैं अटैक कर सकती हूँ? क्या लगता है तुम्हें? बताओ, कुछ तो सोचा ही होगा। HIV का वायरस कब स्प्रेड नहीं होगा एक सेल से दूसरे सेल में? कब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा? जब हम किस चीज को रोक दें? रिसेप्टर हटा दे। हाँ, यस। तो HIV के जो रिसेप्टर होते हैं ना, CP120, इसके अगेंस्ट ड्रग बनता है ताकि ये रिसेप्टर काम ना कर सके। और हमारे सेल होते हैं CD4 रिसेप्टर, उनके लिए भी ड्रग बनता है कि CD4 रिसेप्टर के ऊपर कुछ और ड्रग्स जाके लग जाए। अगर ड्रग्स जाके लग गए तो HIV का वायरस नहीं लग पाएगा ना, राइट। और इसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसके अगेंस्ट भी ड्रग बनाए जाते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को वो इनएक्टिवेट कर दे। इनएक्टिवेट हो गया तो HIV अपना नंबर बढ़ा नहीं पाएगा। तो जो भी ड्रग्स लेते हैं ना, वो HIV की स्प्रेड को रोकते हैं, पर होने से नहीं रोक पाते। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं, ठीक है। ये मैम। तो ड्रग्स क्या Yes, करते हैं, ma'am. किसी की लाइफ को लंबा कर देते हैं। कि जैसे एड्स हो गया फॉर एग्जांपल, आई एम सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो मेरी लाइफ को लंबा कर देंगे ये ड्रग्स, उसका स्प्रेड रोकने से। अगर मेरी बॉडी में एड्स फैलना कम हो गया तो मैं ज्यादा सर्वाइव कर पाऊंगी ना कुछ टाइम के लिए। पर प्रॉपर इलाज नहीं है एड्स का वायरस में, मान नहीं पा रहे हम, लेकिन हम उसके स्प्रेड को रोक पा रहे हैं। ये मैम। Yeah, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am.